नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। यूरिया से भूसे को उपचारित करके बनाएं पौष्टिक चारा। ककोड़ा की खेती करके जमा कर सकते हैं अच्छा मुनाफा। प्रदेश के ज्यादातर किसान गेहूं और धान की कटाई गहाई के बाद जो पुआल बचता है उसका इस्तेमाल पशुओं के चारे के रूप में करते हैं। अगर किसान इस चारे को यूरिया से उपचारित करें तो इसकी पौष्टिकता को बढ़ाया जा सकता है, जिसे पशु बड़े चाव से खाते भी हैं। इसलिए किसान अपने स्तर पर सूखे चारे को यूरिया उपचारित कैसे करें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला बांका के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। किसान भाइयों, जितने भी पशुपालक हैं, अभी जो हम लोग के पास समस्या आ रही है कि पशुओं क्या खिलाएं, सभी कुछ महंगे हो रहे हैं, भूसा तक महंगी हो रही है। तो अब हमें ज़रूरत है कि जो भूसा है उसकी मतलब पौष्टिकता कैसे बढ़ाएं। इसकी पौष्टिकता बढ़ाने के लिए सबसे सस्ता एवं सरल उपाय जो है भूसे का यूरिया उपचारित करना। भूसे का यूरिया उपचारित करने से क्या होता है कि सबसे पहली बात तो है जो पौष्टिकता में प्रोटीन होती है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। इसकी मात्रा लगभग 2.5 से 3 गुना बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ यदि यूरिया उपचारित आप भूसे की करते हैं तो इसके साथ साथ वो सुपाच्य हो जाएगी और बहुत मुलायम हो जाती है, जिसके कारण क्या होती है इससे ऊर्जा की मात्रा भी पशुओं को ज़्यादा मिलती है। ये 3 चीज़ फायदा हो गया पौष्टिकता के रूप में। इसके साथ साथ अभी क्या होता है भूसे को संग्रह करने में परेशानी होती है। यदि आप यूरिया उपचारित करते हैं तो संग्रह जब करेंगे तो आपको पता है कि कम से कम 1.5 गुना संग्रह क्षमता बढ़ जाती है। इसके साथ साथ दूसरे फायदे क्या होते हैं कि कभी भी यूरिया उपचारित भूसे में कीड़े नहीं लगेंगे आपको। इसके साथ साथ कभी चूहा नहीं परेशान करेगा, जिसके कारण के क्या होता है कि लंबे समय तक आप इसको संग्रह करके रख सकते हैं। 80% पशुओं का आहार गेहूं, धान, जौ, ज्वार व बाजरा के भूसे पर ही निर्भर है। क्षेत्र में धान व गेहूं का भूसा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन इनमें पोषक तत्वों की कमी होती है। इसमें महज 3% ही प्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन इसे यूरिया उपचारित कर दिए जाने के बाद इसमें 3% तक प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके नियमित सेवन से 30% तक पशु आहार की कमी की जा सकती है। आपको ये बता दें जो गेहूं खिलाते हैं आप उसका गेहूं के भूसे का यूरिया उपचारित कर सकते हैं। पुआल जो होती है उसकी कुट्टी काट कर या पुआल को भी यूरिया उपचारित कर सकते हैं। इसके बाद धान का छिलका, इसके साथ साथ मकई का डंठ, उसको भी यूरिया उपचारित करके अपने पशुओं को खिला सकते हैं। अब प्रश्न होता है कि इसको कैसे की जाती है। कोई भी भूसा है उसके 100 किलो भूसे के लिए 4 किलो यूरिया की ज़रूरत पड़ती है और इस यूरिया को घोलने के लिए 40 लीटर पानी, मतलब 4 किलो यूरिया को 40 लीटर पानी में घोल लेंगे और 100 किलो भूसे के साथ उसको मिला देना है। अब ज़्यादा मात्रा में आप कर रहे हैं कि 1 टन 2 टन आपके पास है तो आप ये देख लीजिए कि 100 किलो भूसा तैयार कर लीजिए, उसके नीचे प्लास्टिक बिछा दीजिए, उसके ऊपर भूसा रखिए और उसके बाद घोल जो बनाए हैं उसको उसके पर छिड़क देना है बराबर मात्रा में, या मग से हाथ से लेके छिड़क सकते हैं या छलनी से या स्प्रिंकलर जो होता है उससे भी छिड़क सकते हैं। इस तरह तह पे तह लगाते जाएंगे, फिर से 100 किलो डालेंगे, फिर से घोल डालना,
तह पर तह लगाते जाएंगे। इसके बाद क्या करना है कि 4-5 तह हो जाए तो उस पर 2-3 आदमी चढ़ के उसको दबाएंगे, जितना दबा सकते हैं। इस तरह से यदि 2 टन है तो 20 तह होगी। और इसके बाद क्या करना, लास्ट में ऊपर से प्लास्टिक से ढक देनी है, या प्लास्टिक नहीं भी कर सकते हैं आप तो नॉर्मल भूसा होता है उसी से ढक दीजिए और उसके ऊपर कोई बोरा केवल डाल दीजिए। 21 दिन तक इसको पैक रखनी है। 21 दिन के बाद इसको निकाल के पशु को खिलानी है। यह पैकिंग इस तरह से करना चाहिए जिसमें कि हवा का आवागमन न हो। यूरिया उपचारित चारा तैयार करने से यूरिया पहले अमोनिया में बदलता है, फिर अमोनिया रेशे के साथ अभिक्रिया करके कार्बोहाइड्रेट को मुक्त करता है। 21 दिनों के बाद यूरिया उपचारित भूसा पशुधन के लिए पशु आहार के रूप में तैयार हो जाता है, जो मुलायम के साथ साथ सुपाच्य होता है। साथ ही इसमें प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाती है। कि भूसे को निकाल के बाहर में पहले कम से कम आधे घंटे के लिए हवा में फैलाकर छोड़ दें, ताकि उसकी गैस जो होती है वो निकल जाए। और कभी भी 21 दिन के पहले नहीं खिलानी चाहिए। और डायरेक्ट कभी भी घोल या यूरिया अपने पशु को कभी नहीं खिलाएं, वो हानिकारक हो सकती है। चारे को यूरिया से उपचारित करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि यूरिया का घोल साफ पानी में तथा यूरिया की सही मात्रा के साथ बनाना चाहिए। घोल में यूरिया पूरी तरह से घुल जानी चाहिए। यूरिया के घोल को चारे के ऊपर समान रूप से छिड़काव करना चाहिए। उपचारित चारे को 3 सप्ताह से पहले पशु को कदापि नहीं खिलाएं। पशु को उपचारित चारा खिलाने से पहले चारे को ढेरी से निकालकर कुछ देर तक खुली हवा में रख दें, ताकि चारे से अमोनिया गैस की गंध निकल जाए। इसके बाद उपचारित चारे के हरे चारे के साथ या अन्य आहार में मिलाकर पशु को खिला सकते हैं। यदि आप यूरिया उपचारित भूसा खिलाने लगते हैं, इसकी सबसे बड़ी फायदे क्या होती है कि दूध उत्पादन में वृद्धि होगी। जो दाना आप खिलाते हैं ना, मान ले कोई गाय 10 लीटर दूध दे रही है, उस पर कितना 5 किलो दाना देनी चाहिए। लेकिन वो कब देनी चाहिए, जब सिंपल भूसा आप खिला रहे हैं। तो यदि सिंपल भूसा के जगह पर आप यूरिया उपचारित भूसा देना शुरू कर देते हैं तो 5 किलो दाने की जगह पर आपको मात्र 4 किलो दाना से काम चल जाएगी। मतलब कि 1 किलो दाना इतना प्रोटीन आपको भूसा यूरिया उपचारित भूसा से मिल जा रही है, जिसके कारण प्रत्येक दिन का आपको एक जानवर पर 1 किलो दाना यानी कि कम से कम 22 से 25 रुपये की बचत हो जाएगी आपको। तो इस तरह से आप दूध में बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। और जिनके पास 3-4 लीटर दूध देने वाली गाय है, उनको तो दाना देने की ज़रूरत भी। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियाँ। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे और जानेंगे आगे के कार्यक्रम में क्या है महत्वपूर्ण जानकारियाँ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। ककोड़ा, जिसे प्रदेश के किसान खेक्सा के नाम से भी जानते हैं, ये एक जंगली सब्जी है जो कि सेहत की दृष्टि से काफी लाभकारी है। इसकी खेती प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत से किसान भाई करने लगे हैं और अभी इसकी खेती के लिए गड्ढों की तैयारी और बुआई करने का सही समय चल रहा है। तो इस काम को करते हुए आप किन किन बातों पर खास ध्यान दें, आइए जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जयलाल महतो से। किसान भाई नमस्कार। आज जो है हम आपको खेक्सा के विषय में, खेक्सा या खेक्सी के रूप में आप जानते हैं, इसको मीठा करेला भी कहते हैं और साइंटिफिक नेम जो है इसका माइमोसिका डायोक्सिया है। ठीक है, ये जो है करेला की तरह दिखता है, लेकिन करेला से थोड़ा अलग होता है, छोटा होता है और इसमें कांटा छोटा छोटा होता है। इसको इसीलिए मीठा करेला भी बोलते हैं।
ककोड़ा की सब्जी पौष्टिक गुणों से भरपूर होती है। ककोड़ा के हरे रंग वाले फलों की सब्जी बनाई जाती है, जिसमें 9 से 10 कड़े बीज होते हैं। औषधीय गुण से भरपूर होने के कारण बाजार में इसकी मांग अच्छी होती है। ककोड़ा गर्म एवं नम जलवायु की फसल है। ककोड़ा की खेती उन स्थानों पर सफलतापूर्वक होती है जहां औसत वर्षा 1500 से 2500 मिलीलीटर होती है। अब आइए कि इसके खेत की तैयारी। हालांकि खेत की तैयारी जो है आप मई से ही आप चाहें तो उस समय धूप अच्छा रहता है, जिसमें कि आप खेत को गड्ढा बना लें। गड्ढा बनाने के लिए जो 1 फीट जो है चौड़ा रखते हैं, 1 फीट लंबा और 1 फीट गड्ढा बनाते हैं। उसका पूरा मिट्टी को निकाल के बाहर डाल देते हैं। उसके बाद में जब हमको सोइंग करना हो उसके 1 सप्ताह पहले जो है हम क्या करते हैं कि उसमें जो है हर गड्ढा में 2 किलो जो है कंपोस्ट डालते हैं। अगर कंपोस्ट नहीं है तो आजकल वर्मी कंपोस्ट भी मिलता है, उसको भी आप डाल सकते हैं। डालने के बाद में हर गड्ढे में जो है 30 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम SSP और 20 ग्राम जो है MOP प्रति गड्ढे के हिसाब से सभी में डालते हैं। जब खाद वगैरह डालते हैं उस समय जो है जो इंसेक्टिसाइड है उसको 10 ग्राम के हिसाब से पर गड्ढे में हम बुरकाव कर देते हैं, जिससे कि हमको कीड़ा मकोड़ा बीज में नहीं लगे, पौधा के जड़ में नहीं लगे। ककोड़ा की खेती विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है, परंतु इसकी खेती रेतीली भूमि जिसमें पर्याप्त मात्रा में जैविक पदार्थ हो तथा जल निकास की उचित व्यवस्था हो अच्छी रहती है। इसके साथ ही मृदा का pH मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। ककोड़ा अम्लीय भूमि के प्रति संवेदनशील होती है। एक बात ध्यान रखना है कि जैसे हम अभी जो बोले कि हमारा जो प्लॉट होता है ये 9 गड्ढे का एक प्लॉट बनता है। 9 गड्ढा में करते क्या है कि हमारा बेसिक क्या है कि 8 गड्ढा जो होगा उसमें फीमेल डालेंगे और कहने का मतलब मादा डालेंगे जिसमें फल आएगा, और जो एक पौधा बीच में रहेगा उसमें मेल डालेंगे जिसको नर कहते हैं, जिसमें कि हमको फल नहीं लगेगा, केवल वो जो है परागण करेगा और फीमेल पौधे का, जिससे कि हमको फल मैक्सिमम मिल सके। वैरायटी का बात करते हैं, किस्म का बात करते हैं तो RK1 के रूप में जिसको बोलते हैं RMD1 कंकोडा, इस नाम से है। तो प्लांट को तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप जो है मेल फीमेल के रूप में आपको मिल जाएगा। तो 8 पौधा जो है फीमेल को लगाएं और 1 पौधा जो है मेल को लगाएं। तो ये याद रखना है कि एक गड्ढा जो है हमको मेल के लिए डालना है, और उसके बाद में जो है अब जो है ये खेत की तैयारी हो गया और गड्ढा को हम भर देंगे। गड्ढा को जब भरेंगे तो भरने के बाद में उसको हमेशा याद रखेंगे कि 6 इंच जो है आप उसको ज़मीन से ऊपर रखें, थोड़ा सा ऊपर से फ्लैट कर दें, मतलब बराबर कर दें, और उसमें 3 कोना आकार का आप एक आकार बना दें जिसको कि कोने पर आप 1 या 2 सीड डाल दें। 3 सीड डालते हैं ताकि ये पौधा हमको नजर आए। ककोड़ा के बीजों की बुवाई का समय जून जुलाई है। बीज के साथ साथ ककोड़ा का प्रावधान उसके वानस्पतिक अंगों से भी किया जाता है। बीजों के द्वारा प्रवर्धन से 1:1 में नर व मादा पौधे मिलते हैं, इसलिए जड़ के कंद द्वारा रोपाई करना ज्यादा फायदेमंद रहता है। नर के लिए यह याद रखिएगा कि कभी जब आप सोइंग करेंगे जर्मिनेशन हो जाएगा, उसके बाद में 60 से 70 दिन से करीब करीब फ्लावर आ जाएगा। फ्लावर आ जाता है, उस फ्लावर को देखेंगे कि जैसे ही फ्लावर आ जाता है तो जिस फ्लावर में अगर फल लगा हुआ नहीं फूल है तो उसको आप समझें कि ये नर है। नर को उस प्लांट को हटा दें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर लगा दें, और जो जिसमें फल आ गया है आप उसमें तो फल लेना ही है इसलिए उसको रहने दें, लेकिन जो नर वाला पौधा है उसको आप 70 से 75 दिन के बीच में उसको हटा दें। ककोड़ से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए पौधों को सहारा देना आवश्यक है। स्टेकिंग करने से पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। गुणवत्ता युक्त फल प्राप्त करने के लिए बांस या सूखी लकड़ियों की टहनी आदि से सहारा देना आवश्यक होता है। इस पर बहुत कम कीट व व्याधियों का प्रकोप होता है, परंतु फल मक्खी ककोड़ के फलों को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। रोकथाम के लिए क्विनालफॉस 25 EC की 2 से 3 मिली मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव कर फसल की सुरक्षा की जाती है। हाँ, एक बात और है कि आप एक इतना याद रखें कि ये जो टिश्यू कल्चर
के हिसाब से मिलता है। ये RMD रिसर्च सेंटर है, कॉलेज है, वहाँ पर आपको ये पौधा मिल जाएगा अंबिकापुर में। अंबिकापुर में ये स्थित है और वहाँ पर अभी जो है टिश्यू कल्चर्स के हिसाब से और उसके बाद में ये कंद होता है उससे प्लांट ग्रो करते हैं। अगर इन सभी दोनों से भी, अगर कंद से भी कर रहे हैं या जिससे मतलब कि टिश्यू कल्चर से भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, हमको मेल फीमेल का अंतर होना चाहिए। ये जो है आपको हर प्लांट से करीब 3 से 4 किलो करीब आपको फल मिल जाएगा। करीब ये 120 रुपये किलो तक का मिलता है केजी। हाँ, शुरू में जब आता है तब, बाद में तो 50-60 रुपये हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये मुनाफा आपको अगर जितना जल्दी करेंगे, आप बाज़ार में ले जाएंगे, आपको उतना ही मिलेगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने राज्य बिहार में पान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। चूंकि पान की व्यावसायिक खेती खुले प्रक्षेत्र में नहीं की जा सकती है, इसलिए किसान पान की खेती के लिए घास फूस या नेट हाउस का बरेजा बनाते हैं। इन बरेजों में कई सालों तक पान की खेती की जाती है, तो बरेजों के निर्माण के समय की गई खामियों का फल हमेशा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए पान बरेजों का निर्माण आप कैसे करें और पान की कौन कौन सी किस्मों का चयन करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं तिरहुत कृषि महाविद्यालय जिला मुजफ्फरपुर के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर DK द्विवेदी। पान का जो है रोपनी हम लोग जो है मार्च अप्रैल में भी कर सकते हैं और जून जुलाई में भी कर सकते हैं। तो जून जुलाई का मौसम आ गया है, बरसात का मौसम आ गया है। इसमें जो है पान अगर आपको नया लगाना है तो इसमें हम रोपनी कर सकते हैं। बरेजा बनाने के लिए सबसे पहले अगर आप नया बरेजा लगाने जा रहे हैं तो इसके लिए ऊंची ज़मीन होना चाहिए, उपजाऊ ज़मीन होनी चाहिए। ऊसर ज़मीन या जो है अल्कलाइन क्षारीय ज़मीन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उपजाऊ होना चाहिए, ऊंचे पर होना चाहिए और मटियार चिकनी मिट्टी युक्त हो तो बहुत अच्छा है ज़मीन। नहीं तो आप बाहर से चिकनी मिट्टी पोखर से ला करके अगर बलुई या बलुई दोमट है तो उसको थोड़ा सा मिट्टी में सुधार कर लेना चाहिए। बरेजा बनाने से पहले खेत की पहली जुताई मई जून माह में किसी भी मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए, ताकि तेज धूप में मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीड़े मकोड़े और खरपतवार खत्म हो जाए। बरेजा बनाने से 25 दिन पहले फावड़े से गुड़ाई करके देसी हल से आखिरी जुताई द्वारा मिट्टी भुरभुरी करनी चाहिए। तो कैसे बरेजा का निर्माण किया जाएगा, क्या क्या इसमें पदार्थ रखते हैं, क्या क्या वस्तुएं लगती हैं। आमतौर इसमें बांस और फूस और इकड़ी का ही खेल होता है। तो इसी से हम बरेजा तैयार करते हैं और ऊपर इस पर छत तैयार करते हैं। छत का मतलब जो है ज़्यादा वो नहीं, बांस का जाली बना करके उस पर खरपतवार को रखते जाते हैं। इससे होता है कि धूप की रक्षा होती है पौधों की, और बरसात में हैवी जो बरसात होती है तो बूंद जो है उसके ऊपर जब पड़ती है छप्पर फूस के ऊपर तो बंट करके छोटी छोटी बूंद हो जाती है और पौधों पर पड़ती है। बरेजा बनाने के बाद उसके भीतर से कूड़ा करकट अच्छी तरह साफ कर दे और कुदाल से गहरी गुड़ाई करके वहां थोड़ी कलई यानी चूना डस्ट बुरक दें और अच्छी तराई करें। कुदाल से दोबारा मिट्टी ऊपर उठाएं और क्यारियों की तैयारी के बाद 0.25% डोडो मिश्रण घोल डालें। ऐसा करने से जमीन में पैदा होने वाले रोगों से बचाव हो जाता है और जमीन अच्छी तरह से साफ हो जाती है। यूं तो पान की खेती घास फूस से बने बरेजों से की जाती है, लेकिन अब किसान इसकी
खेती नेट हाउस में भी करने लगे हैं। देश में मुख्य रूप से पान की खेती देशावरी, कलकतिया, कपूरी, बांग्ला, सौफिया, रामटेक, मगही और बनारसी आदि प्रजातियों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अपने राज्य में मगही और बांग्ला पानी की काफी मांग रहती है, इसलिए इनकी खेती करना फायदेमंद रहता है। और 50 सेंटीमीटर की नाली, 50 सेंटीमीटर की मेड़ी, 50 सेंटीमीटर की नाली मेड़ी जिस तरह अपने एरिया में करना चाहते हैं और उसको आप बना लेते हैं। मेड़ी की लंबाई 4-5 मीटर से लेकर 10 मीटर से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। फिर ब्रेक करके फिर दूसरा जो है बनाना चाहिए नाली मेड़ी। और मेड़ी पर आप पान के कटिंग्स जो होता है, बीच वाले जो होता है, किसी पुराने उसे बरेजा से जहाँ पान लगा वहाँ से आप खरीद करके मांग करके ले आएँ और उसमें जो है 2-2 गांठ का जो है वो कलम काट लें। उनको जो है इंसेक्टिसाइड जो पेस्टिसाइड होता है, जैसे डायथेनम 45 इस तरह जो घोल होता है, उसको 3 मिलीमीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से किसी नाद या बाल्टी में तैयार कर लें। उसमें जो है उसके जो कटिंग्स होता है उसको डुबो लें और मेड़ी पर 2 लाइन बनाना चाहिए। मेड़ी पर आप 2 लाइन बनाएंगे, 30 सेंटीमीटर जो है लाइन से लाइन जो है आपस में मेड़ी पर ही बनेगी, उसकी दूरी 30 सेंटीमीटर रहेगी। आप 15-15 सेंटीमीटर पर पान का कटिंग जो है रोपने जाए, इस तरह रोपने जाए कि एक गांठ जमीन के अंदर हल्का चला जाए और एक गांठ ऊपर रहे। इस तरह से आप लगाते हुए चले जाइए। 2 लाइन 15-15 सेंटीमीटर पर, लाइन से लाइन 30 सेंटीमीटर। जहाँ तक पान की खेती में उर्वरकों की बात है तो पान के सालों भर अच्छे उत्पादन हेतु 200 किलोग्राम यूरिया, 200 किलोग्राम DAP और 200 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर कर दी जाती है। साथ ही जैविक खाद के तौर पर पान की खेती के लिए नीम, सरसों व तिल आदि की खली का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जौ, उड़द, दूध, दही व मट्ठे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल का खली 50 से 60 क्विंटल और नीम की खली 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से इस्तेमाल करें। और पौध संरक्षण का भी आपको इंतजाम करना पड़ेगा, इसके लिए भी इंतजाम करना चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम रजवाही, जिला गोपालगंज के कृषक डालचंद ने। ये गेंदा की फसल में कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो डालचंद जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अभी गेंदे की खेती, गेंदे का फूल हर एक खेत में लगा हुआ है, मतलब जो किसान भाई लगा रहे हैं उनके खेतों में लगा हुआ है। उसमें बहुत सारी कीट और व्याधियों का प्रकोप होता है, जिससे कि गेंदे की फसलें में बहुत नुकसान होता है। कैटरपिलर हरा एवं भूरा काले रंग का कीट है। यह गेंदा फसल की पत्तियों, टहनियों एवं कलियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए 1.5 मिलीलीटर मैलाथियान 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। लीफ माइटर कीट, इस कीट के नर एवं मादा दोनों गेंदा फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। गेंदा में इसका प्रकोप होने पर पत्तियों में सफेद धारियां बन जाती हैं और पौधों की बढ़वार कम हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। गेंदे का जो पौधा है वो थोड़ा बड़ा होगा। बड़ा होने के बाद इसमें एक कीट लगता है जो कि गेंदे का सबसे खतरनाक कीट है, वो है रेड स्पाइडर माइट। ये माइट आप जब भी देखेंगे, मतलब अगर हम लोग इसको देखना चाहें, निरीक्षण करना चाहें, अपने खेतों में घूमेंगे तो ये पत्तियों की निचली सतह पे चिपका हुआ रहेगा, छोटा छोटा लाल रंग का दिखेगा, इसीलिए इसका रेड स्पाइडर माइट नाम भी है। और ये जिस जगह पे रहेगा वो पत्तियों पे बहुत सारी जालें का फॉर्मेशन करता है, जाला बन जाता है। जाला बनने से अब ये क्या करता है, उस जाल के अंदर में रहता है और पत्तियों की निचली सतह से रस चूस करके उसको खाता रहता है। रस चूसने से क्या होगा कि पत्तियां जो है हमारी गेंदे का वो पीला हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण कम होगा। तो इसके कंट्रोल कैसे करना है, तो किसान भाइयों इसको कंट्रोल करने के लिए तो रसायन में हम लोग इसके लिए डाइमिथोएट का यूज कर सकते हैं। इसका हम लोग 1 ml 3 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें तो
राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatta@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।